यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो आज हम बात फिर से करेंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की। हमने सितंबर से करंट अफेयर्स को देखा है, यानी कि सितंबर को देख चुके हैं, अक्टूबर को देख चुके हैं और हम नवंबर को देख चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जनवरी 2023, फरवरी 2023 की और मार्च 2023 की बात हम करेंगे। तो आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स विशेष के अंतर्गत रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे अजय दिसंबर माह 2022 की बात करेंगे, यानी कि लास्ट जो हमारे 6 मंथ हैं, यानी कि 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मूव करते हैं प्रश्नों की ओर से। तो पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो बन रहा है कि उत्तर प्रदेश पुरातात्विक निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितने धरोहर स्थल हैं? आपके 10 धरोहर स्थल का चयन किया गया। यानी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो पुरातात्विक निदेशालय है उसके जो एडॉप्ट यानी कि गोद लिए गए जो हेरिटेज स्थल है, तो दूसरे चरण में 10 स्थलों को क्या किया गया है, चयन किया गया है, जिसमें पोतरा कुंड आपके मथुरा में किया गया है। आस्तिक बाबा मंदिर आपके कहां पर है? तो आपके सीतापुर में है। सीतापुर में अगर हम बात करेंगे तो आपकी कौन सी नदी है? गोमती नदी है। तो गोमती नदी आपकी सीतापुर में है। अगर हम बात करेंगे देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं जो है वो कहां पर है? आपके ललितपुर में है। ललितपुर में क्या किसका उत्पादन होता है? तो आपके यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ललितपुर में होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राज मंदिर गुप्तार घाट कहां पर है? आपके अयोध्या है। अयोध्या जो है आपकी किस नदी किनारे है? आपकी सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद आ रहा है आपका लक्ष्मी मंदिर जो आपके झांसी में है, उसको शामिल किया गया है यहाँ से। अगर यहाँ से देखेंगे तो टलरौली जो है आपका किला वो भी कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश झांसी में है। बाला बेहट किला जो है वो आपके कहां पर है? ललितपुर में है। दिगारागढ़ी जो आपके है वो कहां पर है? आपके झांसी में है। शिव मंदिर कानपुर में, कानपुर की बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे होगा। उसके बाद कह रहा है कि आलमबाग भवन जो है आपकी राजधानी कहां पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ आपकी जो है गोमती नदी के किनारे है। तो 10 स्थल है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो हमारी एडॉप्ट जो हेरिटेज जो योजना है उसमें कौन सा शामिल नहीं है स्थल? तो उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों को शामिल किया गया है हेरिटेज योजना के अंतर्गत, जिसमें ये भी पूछ सकता है कि झांसी के कितने स्थल हैं या झांसी का कौन सा स्थल उसमें नहीं है। तो झांसी के 3 स्थलों को शामिल किया गया है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी हमारे एग्जाम में बन सकता है, यहाँ से या कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अगर हम बात करेंगे कि विश्व विरासत दिवस की बात करते हैं, तो 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। तो यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे, हेरिटेज जो होती है आपकी यूनेस्को के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वो आपके कहां पर है? पेरिस में उसका मुख्यालय है। और पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस जो है वो फ्रांस में है और आपकी सीन नदी घाटी के तट पर है पेरिस आपका। तो उत्तर प्रदेश में बात करती हैं तो 10 स्थलों को शामिल किया गया है। अगर हम बात कर सकते हैं कि जो पुरातात्विक जो होता है हमारा पुरातत्व जो होता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहते हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1861 में स्थापना की गई थी। उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आपके 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना करी गई थी, जिसका जनक हम कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और जो पुरातात्विक जो विभाग हमारा होता है ये आपके संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका पुरातात्विक विभाग। इस प्रश्न का जो ये प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है हमारा। नोट है कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के कितने स्मारकों को शामिल किया गया था? तो योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 11 स्मारकों को शामिल किया गया था। और अभी हमने देखा कि जो आपके दूसरे जो आपके चरण होंगे, यानी दूसरा जो चरण होगा उसमें कितनी को शामिल किया गया? तो उसमें 10 धरोहर को शामिल किया गया।
यानी कि उत्तर प्रदेश के 21 धरोहर है जिनको शामिल किया गया है। तो अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद नंबर 49, जो कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व। तो अनुच्छेद नंबर 51 जो है वो हमसे संबंधित है, राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं अनुच्छेद नंबर 49 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि रेड टेप, एक कंपनी है आपकी रेड टेप, जो आपके शूज बनाती है, कपड़ों को बनाती है, वस्त्रों को बनाती है, को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित इरशाद मिर्जा का निधन हो गया। भाई कितने वर्ष के थे? तो वो 87 वर्ष के थे। प्रश्न बनेगा कि इरशाद मिर्जा का हाल ही में निधन हो गया, भाई किस कंपनी के मालिक थे या किस कंपनी से जुड़े हुए थे? तो कह सकते हैं रेड टेप। उसके बाद बन सकता है कि इरशाद मिर्जा जो है वो राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार में कौन थे? राज्य अल्पसंख्यक आयोग के क्या थे? अध्यक्ष भी रहे थे। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? आपके इरशाद मिर्जा। अगर हम बात करेंगे अल्पसंख्यक की स्थापना की, तो अल्पसंख्यक की जो स्थापना की गई है वो 1993 में की गई थी। इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था अल्पसंख्यक के लिए, 1992 क्या था? एक्ट था। और 1993 में क्या थी? स्थापना की गई थी अल्पसंख्यक की, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। और हम बात करेंगे कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं, ये पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्पसंख्यकों से कितने अनुच्छेद संबंधित हैं। तो आपके अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 350 बी भी शामिल है। तो 350 बी क्या है? यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो विशेष अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? 350 बी के तहत। कौन करेगा विशेष अधिकारी की नियुक्ति? तो विशेष अधिकारी की नियुक्ति होंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति क्या होंगे? विशेष अधिकारी की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ये हमारी शिक्षा व संस्कृति से संबंधित हैं, जिनको हम मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। तो किनको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं? अनुच्छेद नंबर 29 और 30 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भी रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं तो अल्पसंख्यक हमारे कितने होते हैं? तो अल्पसंख्यक की जो समुदाय है, जैसे मुस्लिम आपका अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है हमारे, बौद्ध के बाद अगर हम बात करेंगे तो ईसाई अल्पसंख्यक हैं आपके, और सिख अल्पसंख्यक है। तो प्रारंभ में जो अल्पसंख्यक थे वो हमारे 5 अल्पसंख्यक थे, लेकिन जैन धर्म को भी बाद में जोड़ दिया गया। तो जैन धर्म को अल्पसंख्यक की श्रेणी में जोड़ा गया 2014 में। तो जिसमें सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यक की बात करेंगे 14.2% क्या है आपकी। तो भारत की जनगणना के अनुसार अगर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक के प्रतिशत की बात करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अगर यहाँ से बात करेंगे कि भारत की जनगणना के साथ ओवरऑल कितने प्रतिशत आपका अल्पसंख्यक है, तो 29 यानी कि 19.2% पूरे भारत में अल्पसंख्यक आपके आते हैं। लेकिन मुस्लिम उसमें सबसे ज्यादा आपके आते हैं, 14.2% आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का प्रतिशत है वो किस श्रेणी में आता है? हमारा मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आपका आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण व धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा, कहां पर आपकी विधानसभा में वित्त विधेयक यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,769 रुपए का अनुपूरक बजट क्या किया? पेश किया है। याद रखिएगा कि शहरीकरण, औद्योगिक और धार्मिक विरासत के लिए कितना बजट दिया है? तो 33,769 करोड़ का बजट दिया है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में बजट शब्द की कहीं चर्चा नहीं की जा सकती है या नहीं की गई है, तो इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया जिसको कहते हैं अनुच्छेद नंबर 112। 112 में फिर क्या है? अगर बजट की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है तो अनुच्छेद 112 हमको बताता है
कि वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण जो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 112 हमको बताता है कि वित्तीय वार्षिक विवरण। अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा की, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आप समझ लीजिए विधानसभा है तो प्रत्येक राज्य में क्या होगी, एक विधानसभा होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। हम इसको कहते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में 2 पार्ट निकलते हैं, एक हमारी विधानसभा और एक हमारी होती है विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं। तो अनुच्छेद अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 170 की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत विधानसभा की संरचना है। अगर हम अनुच्छेद 171 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो संरचना है वो किसकी है, विधान परिषद की संरचना है। और विधानमंडल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत क्या है, विधान मंडल की संरचना है। तो याद रखिएगा कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों में क्या है, आपकी विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है हमारी, और जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है उसमें क्या होती है, 1 सदनीय व्यवस्था होती है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। वो सॉरी, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो 403 प्लस 1 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानमंडल क्या है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर हम कह भी सकते हैं तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 500 सदस्य होते हैं, और मिनिमम सदस्य कितने होते हैं, 60 हो सकते हैं। विधान परिषद में मिनिमम सदस्यों की तो बात की गई है, यानी कि 40 सदस्य मिनिमम हो सकते हैं। तो तेलंगाना जो है उसमें मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 40। लेकिन अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद में विधानसभा का, यानी कि विधानसभा का लेजिस्लेचर असेंबली का 1/3 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है, तो इसका 1/3 यानी कि 133 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, आपकी 100 सीटें विधानसभा की हैं। तो बजट की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन वित्तीय वार्षिक विवरण को हम बजट ही मानते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का डाटा रखा जाता है। तो औद्योगिकरण की बात करेंगे, जब भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी उसका जो लक्ष्य था वो क्या था, औद्योगिकरण था। लेकिन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो उसका जो लक्ष्य था वो क्या था, कृषि आधारित परियोजना थी आपकी। अगला है कि महामना मदन मोहन मालवीय की बात की जा रही है, यानी कि महामना मालवीय, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। गंगा शोध केंद्र ने गंगा की अविरलता को धार देने के लिए गंगा मित्रों का मॉडल पूरे गंगा बेसिन में लागू किया जाएगा। पूरे गंगा बेसिन में क्या किया जाएगा, मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज से बलिया तक 315 किलोमीटर लंबे गंगा क्षेत्र में गंगा मित्र जनता को गंगा की सरकारों से जोड़ा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहां से कहां तक जोड़ा जाएगा, तो प्रयागराज से बलिया के लिए जोड़ा जाएगा। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा, 315 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा। महामना की बात करेंगे तो महामना हम किसे कहते हैं, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जानते हैं। तो महामना की जो उपाधि थी मदन मोहन मालवीय को, महामना की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय। तो इनको जो महामना की जो उपाधि थी वो कहा जाता है कि 2 लोगों के द्वारा दी गई थी। एक तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और दूसरा इन्हें जो उपाधि दी थी महामना की वो किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी।
अब पेपर में कहीं पर सही रविन्द्रनाथ टैगोर को भी माना गया है, महात्मा गांधी को भी माना गया है, लेकिन ज्यादा अगर सही की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने क्या करा था, एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 1916 में, बीएचयू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और 1922 में 5 फरवरी जब 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उसका जो मुकदमा लड़े थे वो कौन लड़े थे, मदन मोहन मालवीय लड़े थे। तो यहीं से वे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हो गए थे। और इसमें क्या था, 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से इन्होंने 151 लोगों को बचा लिया था। और यहीं से क्या थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए मदन मोहन मालवीय। और यहीं पर उनको किसकी उपाधि मिली थी, तो महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई है हमारे चौरी चौरा में, उसका जो मुकदमा लड़े थे, कौन लड़े थे, मदन मोहन मालवीय उसका मुकदमा लड़े थे। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की, अगर यहां से बात कर लेते हैं, चलिए, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो उत्तर में आपका सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे तो आपके बलिया। और उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो आपके शामली। यानी कि उत्तर प्रदेश की चारों दिशाओं में सबसे दूर की बिंदु हमने देख ली हैं कि पूरब की तरफ जाओगे तो बलिया, पश्चिम की तरफ आओगे तो शामली, उत्तर की तरफ जाओगे तो क्या आपका सहारनपुर, और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आओगे तो क्या होगा, आपका सोनभद्र होगा। तो हमने तीनों के तीनों पॉइंट देख लिए हैं। मदन मोहन मालवीय की बात कर ली तो बीएचयू, और किससे संबंधित है, आपके चौरी चौरा कांड से संबंधित है। चौरी चौरा जब कांड हुआ था भारत में, तो वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग क्या थे, यहाँ से वायसराय थे। हमने यहाँ पर देखा कि उत्तर प्रदेश है आपका, ये देखिएगा चारों दिशाओं के अंतर्गत आता है। तो गंगा की बात अगर करी जा रही है, गंगा की अविरलता की अगर बात की जा सकती है, तो गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, ये भी तो प्रश्न बन सकता हमारा। तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 28 जिलों में बहती है। तो गंगा जो निकलती है वो कहां से निकलती है हमारी, तो गंगा जो निकलती है गंगोत्री, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हमारी निकलती है गंगा। यानी गंगोत्री से क्या होता है, गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री से जब वो आती है तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, बिजनौर से प्रवेश करेगी। और अगर पूछा जाता है कि गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो गंगा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है, बदायूं में। बदायूं के कचला में गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र है आपके। इससे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, यानी कि 75 जिले में से 28 जिलों में जो वो है आपकी क्या है, गंगा नदी है। 28 जिलों में आपके 75 जिलों में से, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में क्या होती है, गंगा नदी बहती है। तो गंगा की अगर बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है, यानी कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है, 2525 किलोमीटर उसकी क्या है, लंबाई है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो आपकी मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है आपके पश्चिम बंगाल में। यदि हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो इस तरह जो हमारा क्या होगा, प्रयागराज से बलिया 315 किलोमीटर गंगा क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि गुजरात के बड़ोदरा में बने एकीकृत, यानी कि गुजरात के बड़ोदरा में एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य मतलब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों, कितने जिलों में, 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय यानी कि इंटीग्रेटेड जस्टिस कोर्ट परिसर का निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में, 10 जिलों में किया जाएगा। विधानसभा के पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए, अभी हमने प्रश्न पर पूछा था कि अनुपूरक बजट के लिए कितना था, तो आपका जो रुपए था वो 33,769 रुपए था आपके पास, आप देख भी सकते हैं।
वो देखिएगा आप ए, ठीक है, इतना बजट था, इसी बजट में से कितना रुपया निकाला गया है, तो 400 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो प्रश्न बनेगा किसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जस्टिस कोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जस्टिस कोर्ट बनाए जाएंगे। तो गुजरात के बड़ोदरा की तर्ज पर। बड़ोदरा क्या थी, तो एक प्राचीन भारत में एक रियासत थी। 10 जिलों का चयन किया गया, जिसमें देख लीजिएगा आपका महोबा, हाथरस आपके आगरा में है, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संबल और चित्रकूट में आपका होगा। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि गुजरात में बड़ोदरा की तर्ज पर, यानी कि गुजरात के बड़ोदरा की तर्ज पर जो भारत में एकीकृत न्यायालय की स्थापना की जा रही है, उसमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि ये महोबा शामिल है, आपका हाथरस शामिल है, चंदौली शामिल है, श्यामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संबल और आपका चित्रकूट क्या है इसमें शामिल है। तो कितने रुपए दिए जाएंगे उसके लिए, 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़ोदरा की अगर बात करेंगे तो भारत की पहला रेल विश्वविद्यालय, यानी कि भारतीय रेल विश्वविद्यालय आपके कहां पर है, बड़ोदरा में है। भारतीय रेल विश्वविद्यालय यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालय की भी अलग अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से कॉलेजों के, राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई जाएगी, जिसे क्या नाम दिया गया, पहचान नाम दिया गया। अब प्रश्न बन सकता है कि पहचान हाल ही में चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है, तो विद्यालयों के पहचान करने से संबंधित है, यानी कि विद्यालय के वेबसाइटों की बनाने से संबंधित है। तो ये पहचान नाम दिया गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि पहचान को किस राज्य सरकार ने डिजाइन किया है, तो किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है, डिजाइन किया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपकी पहचान जो एप्लीकेशन है या पहचान जो वेबसाइट है आपकी, वो किसके द्वारा डिजाइन की गई, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजाइन की गई थी। और अगर बात करें किससे संबंधित है, तो कॉलेजों की वेबसाइट से संबंधित होगी आपके उत्तर प्रदेशों की। यूपी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर जो है वो कौन है, आपके आनंदीबेन पटेल आपकी क्या है, गवर्नर। आनंदीबेन पटेल की अगर हम बात करेंगे तो आपके गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी आपके कौन है, आनंदीबेन पटेल है। करेक्ट। गोवा में नमे कहां पर हुआ है, नमा, तो गोवा में नमे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, गाजियाबाद में किया गया। किसमें किया गया, तो नमा जो आपका आयुर्वेद जो सम्मेलन हुआ था गोवा में, उसमें किया गया था। किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। एम्स की तर्ज पर गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, आपका हिंडन रिवर के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। का कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, पॉइंट नोट करिएगा आप, उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, यानी कि अस्पताल होगा, यानी कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा कहां पर, आपके गाजियाबाद में होगा। चिकित्सा दिवस की बात अगर करेंगे तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी हमारा लागू हुआ था 2017 से। तो यूनानी जो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा है वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा आपके गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, क्या बन रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा और यमुना, उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुना क्षेत्र के निवासियों के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना हर घर जल, क्या होगा, हर घर जल के तहत यमुना पार क्षेत्र में पानी पीने उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। तो रुपए याद रखिएगा, यानी कि हर घर जो योजना है उसमें कितने करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है, तो 624 करोड़ का आवंटन दिया गया है। बात अगर करेंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आगरा शहर की जो स्थापना करी वो किसने करी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी,
सिकंदर लोदी के द्वारा। अब प्रश्न बनता है कि सिकंदर लोदी ने की कब थी, तो 1504 में की थी। और अगर यहां से हम बात करेंगे कि क्यों की थी, तो राजस्थान के जो जाट थे यानी कि पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए राजस्थान और मथुरा जो है, दो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और सिकंदर लोदी वहां पे शासक करता थे, तो इसीलिए क्या कर दी इन्होंने, स्थापना कर दी 1504 में। अगर लोदी की बात करेंगे तो लोदी जो आपके हैं, ये लोदी वंश के दूसरे शासक थे। लोदी वंश में कुल मिलाकर आपके 3 शासक हुए थे, जिनका संस्थापक लोदी वंश की अगर बात करेंगे तो बहलोल लोदी के यहाँ संस्थापक हैं। लेकिन दूसरे शासक की बात करेंगे तो ये कौन है, आपके सिकंदर लोदी हैं। और तीसरे शासक की बात करेंगे तो पानीपत की पहली लड़ाई भी लड़ी गई थी बाबर के साथ में, किसने लड़ी थी, तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, तो उन्होंने क्या करी थी, लड़ाई लड़ी थी। तो लोदी वंश जो भारत में रहा है, तो 1451 से लेके 1526 तक क्या रहा, लोदी वंश रहा। इसमें 3 शासक हुए, एक बहलोल लोदी जिन्हें हम संस्थापक कहते हैं। किसका संस्थापक कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो बहलोल लोदी हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सिकंदर लोदी, और यहां से बात करेंगे तो 1489 से लेके 1517 तक। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी पूरे भारत में एकमात्र ऐसे शासक थे, या दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे शासक थे जो पानीपत में युद्ध के समय युद्ध भूमि में ही मार दिए गए। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, वो आपका कह सकते हैं कि इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, वो पानीपत आपके हरियाणा में है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो हमने बात की है कि यमुना जो क्षेत्र के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हर घर जल योजना के तहत 624 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है उसने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में उत्तर प्रदेश ने देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि मनरेगा में प्रदर्शन करने वाला जो सबसे अच्छा जो भारत में जो राज्य बना है वो क्या बना है, उत्तर प्रदेश बना है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बना है हमारा। मानव दिवस सृजन में 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यानी मनरेगा के तहत सबसे अच्छा अगर कोई राज्य बना है तो वो कौन बना है, उत्तर प्रदेश क्या बना है, राज्य बना है। अभी इस पे चर्चा चल रही है कि इसकी जो 213 रुपए जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो इसको बढ़ा भी दिया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में यानी करंट अफेयर्स में देखेंगे। सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए MOU किया है। MOU मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं, देखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं हम इसको। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि MOU के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करेंगे तो आपके कहां पर है, तो आपके USA में सैन फ्रांसिस्को है। कि ऑस्टिन जो यूनिवर्सिटी है कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने नॉलेज स्मार्ट सिटी पर MOU का क्या करा, सिग्नेचर किया है यहाँ पर हमारे। तो अगर बात हम कर सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है जिसके तहत स्थापित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय जो एक्ट हमारा आया था 1904 में आया था। तो विश्वविद्यालय अधिनियम आपके कब आया था, 1904 में आया था। इस समय जो भारत में जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे, जिनका समय है आपके 1899 से लेके 1905 में। इनके समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के समय में हुआ था हमारे। चलिए, करा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सीडा ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को निवेशकों से हासिल किए। इसमें 83,000 करोड़ रुपए के ईओएमयू क्या करेगा, सिग्नेचर किए गए। कितने, 83,000 करोड़। अभी मैंने बताया था कि एमओयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमारी फुल फॉर्म होती है एमओयू की। साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। तो किसकी तर्ज पर की जाएगी, साबरमती। साबरमती आपके कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, आपका साबरमती के किनारे है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है, आपके अहमदाबाद है। दूसरा शहर कौन सा है, आपका जयपुर है। तो अगर बात करेंगे अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आपके सरयू नदी के किनारे क्या है, आपके अयोध्या है। एक हो गया हमारा। अगर हम बात यहां से करते हैं तो सरयू नदी के किनारे क्या है, आपकी अयोध्या है। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड किसकी तर्ज पर, साबरमती की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस, किस संस्थान का, हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कठिन सिंह, कथाकार डॉक्टर सुधाकर अदीब व संस्थान के निदेशक आरपी सिंह ने सभी श्रेणियों के कुल 70 साहित्यकारों को क्या किया, सम्मानित किया। तो 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया है, जिसमें प्रमुख भी हैं, यानी कि तुलसीदास को मैं वही बन हूं, ये किसने लिखा, आपके उत्तर प्रदेश के नहीं, आप ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, भोपाल के हैं आपके आनंद कुमार, इनको मिला है। तो कुछ पुरस्कार है, यानी कि श्रीधर पाठक पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो शंकर सिंह को मिला है। इनकी जो रचना है वो क्या है, आपके रामधरा पर पुनः पधारो, इनकी रचना है। तो याद रखिएगा स्थापना दिवस। अगर हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम बनाते हैं 10 जनवरी को, हम क्या बनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। इसमें कुल जो है वो 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनता है आपके, तो ना ही ज्यादा अच्छे तरीके से पूछा जाएगा पेपर में। चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा गोरखपुर का मुंडेरा बाजार नगर पंचायत। अभी हमने पढ़ा था चौरी चौरा की घटना को। चौरी चौरा की जो घटना हुई है वो 5 फरवरी 1922 में हुई है। और चौरी चौरा की जब घटना भारत में हुई थी तो इसके लिए असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन यहीं से बंद कर दिया गया था, जिससे कई सारे लोग गांधी जी के क्या हो गए, विपक्षी हो गए। और चौरी चौरा की घटना का जो मुकदमा लड़ा था वो किसने लड़ा था, महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा लड़ा गया था। तो इसमें 170 लोगों को फांसी दी गई थी और 151 लोगों को क्या हुआ था, बचा लिया गया था। और यहीं से सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई और इन्हें उपाधि मिल गई महामना की, यानी कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति महामना की उपाधि मिल गई। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी, तो एनी बेसेंट के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव को रखा गया था 1899 ईस्वी में। ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इनको महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामना की उपाधि से क्या किया था, सम्मानित किया था। तो चौरी चौरा आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। याद रखिए गोरखपुर। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है, आपके राप्ती रिवर के किनारे है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन में 336 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा काशी इंटर मॉडल स्टेशन। कितना रुपए लगेगा, तो 336 करोड़ रुपए लगेगा पूरा आपके। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे है और गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो 28 जिलों में क्या बहती है, गंगा बहती है उत्तर प्रदेश के। कितने जिलों में बह रही है, तो 28 जिलों में आपके गंगा बहती है उत्तर प्रदेश में। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा।
इन्होंने एनडीए की परीक्षा को पास किया था और ये महिला फाइटर बन गई है मुस्लिम। वो भी आपकी मैंने अभी आपको बताया अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती है। तो मुस्लिम का जो प्रतिशत है वो 14.2 है। पूरे भारत में जो अल्पसंख्यक है वो 19.2 है, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है, मुस्लिम का ही है। तो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनेंगी। कौन बनेंगी भाई मेरे, तो बनेगी मिर्जापुर की सानिया मिर्जा, यानी कि मिर्जापुर की कौन, सानिया मिर्जा। कह सकते हैं कि मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनेगी आपकी महिला फाइटर, देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर बनेगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य को सामाजिक प्रगति के मामले में रैंक प्रदान की गई है। तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसने क्या करी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सभी राज्यों को क्या करी गई है, रैंक प्रदान की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा नंबर मिला है, तो उत्तर प्रदेश को नंबर मिला है 31वां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान बताइएगा किसको आप लोगों को मिला है। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख के 63वां यानी कि 63 सत्र का आयोजन किया गया। तो प्रश्न बनेगा 63 जो अभिलेखागार का जो सत्र था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोमती नदी पर पड़ने वाले से है, जिसको हम कहते हैं लखनऊ। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो पहले लखनऊ का नाम क्या था, अवध था। लखनऊ का पहले जो नाम था वो क्या था, अवध। तो अवध की जो स्थापना करी है, या कह सकते हैं अवध का पहला शासक कौन है, आपका शहादत खां है। लेकिन अवध से क्या हो गया, आपका लखनऊ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लखनऊ की स्थापना की है वो आसफ-उद-दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ की स्थापना करी थी 1775 ईस्वी में। आसफ-उद-दौला ने क्या बसा दिया था, लखनऊ को बसा दिया गया था। तो भारतीय अभिलेखा जो गार है उसका जो सम्मेलन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, एडिशन जो था वो 63 नंबर का आपका एडिशन था। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स जो है आपके, जहां से हमने पढ़ा दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स पर यहीं पे समाप्ति होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स को। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और वीडियो को बताएं आपको लोगों के लिए कैसी लगी हमारी वीडियो, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष का ही वीक हमारे लिए रहेगा। ओके, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।